Hello students, welcome to our channel. So today we are going to start with our topic that is heating effect of electric current. As you know हमने last video में resistors in series and parallel cover किया था. उससे पहले हमने chapters cover किए थे. We have solved examples as well. Okay, so today we are starting with heating effect of electric current. We know that the battery or a cell is a source of electric energy. हम ये बात जानते हैं कि एक बैटरी और जो एक सेल है वो सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का. The chemical reaction within the cell generates the potential difference between its two terminals. जो chemical reaction होता है एक सेल के अंदर, उसकी वजह से सेल जो है वो दो टर्मिनल्स के बीच में अपनी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट कर देता है. सेट्स इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन टू फ्लो द करंट. इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन में आते हैं और वो फ्लो करते हैं और करंट फ्लो होता है थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू अ बैटरी. एक रजिस्टर के थ्रू या रजिस्टर के सिस्टम के थ्रू. We have also seen in section 12.2 that to maintain the current, the source has to keep extended its energy. तो अगर हम चाहते हैं कि हमें करंट को कंटिन्यू रखना है तो सोर्स को भी अपनी एनर्जी बढ़ा के रखनी होगी. Where does this energy go? अब ये एनर्जी कहाँ जाती कहाँ है, पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती है, क्या होता है, कैसे होता है, we are going to see that in this particular section. A part of source of energy in maintaining a part of the source energy in maintaining the current may be consumed into useful work. जो इस एनर्जी का कुछ पार्ट होता है वो यूज़फुल वर्क करने में यूज़ जाता है. जैसे कि रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, जो पंखा होता है उसके जो ब्लेड्स होते हैं उसको घुमाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसके अंदर ये एनर्जी यूज़ हो सकती है. रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट. बाकी जो होती है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है. वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरी डे लाइफ. और हमने ये फिनोमिना जो है अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फ़ैन जो है वो गर्म हो जाता है अगर बहुत देर तक वो चल रहा हो तो. ऑन दी अदर हैंड जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जो पूरी तरीके से रेजिस्टिव होता है, दैट इज़ अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी. वो क्या है, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ रेजिस्टर्स कनेक्टेड हो रखे हैं बैटरी में. द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूअली गेट्स डिसिपिएटेड इन entirely in the form of energy. दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो एनर्जी होती है, जो सोर्स की एनर्जी होती है, वो कंटिन्यूसली जो है थोड़ी थोड़ी करके धीरे धीरे करके इन द फॉर्म ऑफ हीट कन्वर्ट हो रही होती है. और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर एंड इलेक्ट्रिक आयन. और ये जो इफेक्ट होता है ना, इसको हम देखो, अब पंखा है, पंखे के ये ब्लेड्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पे पंखा चल रहा है, गर्म हो गया है, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते. मतलब ये पंखा चल रहा है और इसकी एनर्जी की वजह से कुछ हीट के फॉर्म में भी जो करंट है वो कन्वर्ट हो रहा है. मतलब एनर्जी जो है वो कुछ हीट के फॉर्म में भी रिलीज आउट हो रही है, तो पंखा गर्म हो रहा है. पर ये चीज़ जो गर्म हो रही है हमारी किसी काम की नहीं है. पर एक इलेक्ट्रिक हीटर का, एक इलेक्ट्रिक आयन का, इनका काम ही क्या है, गर्म होना. तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट की जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम हीट के फॉर्म में जो कन्वर्ट होती है उसे हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक आयन और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे डिवाइसेस में. ठीक है, जो हीट एक तरह से वेस्ट हो रही है, क्या लिख रही हूँ मैं, जो हीट एक तरह से वेस्ट हो रही है उस हीट को हम यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आयन, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर का यही काम है. इलेक्ट्रिक आयन क्या है, प्रेस, जो हमारे घर में नॉर्मली होती है, राइट. कंसिडर अ करंट. अब हमें एक चीज़ कंसिडर करनी है और हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे, दैट इज कंसिडर अ करंट आई. हमें कंसिडर करना है कि करंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है, इज़ फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर. एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसके थ्रू जो है आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस इट बी वी. पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो है उसे आप मान लो v है. लेट t बी द टाइम ड्यूरिंग विच चार्ज q फ्लोज. चार्ज जो q है मान लो वो t टाइम में फ्लो कर रहा है, ये एरो ऐसे होना चाहिए, जो चार्ज q है वो t टाइम में फ्लो कर रहा है. द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस इज वी क्यू. जो वर्क डन है इस चार्ज को मूव कराने के
वो वी क्यू के बराबर है। आपको कहोगे ये कैसे आ गया? तो देखो, हमने स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तो हमारा जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो क्या था? वो यही था दैट योर चार्ज इज़ आई इज़ क्यू बाय टी, राइट। और यहाँ पे हमने पढ़ा था नेक्स्ट में दैट वी इज़ डब्ल्यू बाई क्यू। जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन बाय चार्ज के बराबर होता है। तो वर्क डन किसके बराबर हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। और इसी को अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Therefore the source must supply energy equal to VQ in time t। तो वो ये कह रहे हैं कि जो सोर्स है, जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जो सोर्स है जिससे एनर्जी सप्लाई हो रही है, यानी कि इनडायरेक्टली ये बैटरी को ही कह रहे हैं जिससे ये एनर्जी सप्लाई हो रही है इस रेजिस्टेंस के अंदर, जो एनर्जी जनरेट हो रही है कहीं ना कहीं, उसका जो वर्क डन है वो वी क्यू होना चाहिए, वी क्यू होना चाहिए टाइम टी के अंदर, ठीक है। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एक सर्किट है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल जो वर्क डन है चार्ज क्यू को मूव करवाने में वो वी क्यू है ना। तो जो सोर्स है उसे एनर्जी वी क्यू एनर्जी जो है, वर्क डन इज़ योर एनर्जी ओनली, ठीक है। तो उसे जो है वी क्यू एनर्जी टी टाइम में सप्लाई करनी चाहिए रजिस्टर को। हैंस द पावर इनपुट ऑफ द सोर्स इज दिस। इससे हमारा पावर जो है उसका सोर्स आ जाता है। पावर क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा पावर है, या आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि पावर इज़ नथिंग बट वर्क डन बाय टाइम। तो उस पर्टिकुलर अप्लायंस की, उस पर्टिकुलर आपकी जो रजिस्टर है उसकी कितनी पावर है वो कैसे पता चलेगा कि वो कितना वर्क डन कितने टाइम में कर रहा है? तो वो कैसे पता चलेगी उसकी पावर? तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था? वी क्यू वर्क कर रहा है वो, और एनर्जी जो है वो वी क्यू है टी टाइम में, मतलब टी टाइम में वो वी क्यू वर्क कर रहा है। तो पावर कैसे पता चलेगी? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन क्या है? वी क्यू बाय टाइम टी। तो P इक्वल्स टू वी क्यू बाई टी जो है ये आपका पावर का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट के केस में तो आपका वर्क डन वी क्यू के बराबर है ना, और पावर जो है वो वर्क डन बाय टाइम है, तो वी क्यू बाय टी हो गया। अब हमें पता है कि जो हमारा क्यू बाय टी है ये होता है बराबर आई के, इलेक्ट्रिक करंट के आपके। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वी क्यू बाई टी, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं? वी इंटू आई, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट का आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा पावर, ठीक है। आपको पावर मिल जाएगी उस पर्टिकुलर उसकी जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है सोर्स की, ठीक है। अब हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन नहीं किए तो पहले हम वही अंडरलाइन कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक हीट का आपका है, इलेक्ट्रिक हीट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी क्या कह रही हूँ मैं भी, ठीक है। ये पेपर में इससे सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो हम पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कि the source energy continually gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. This effect is utilized in devices such as electric heater, electric iron, etc. ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें कंसिडर करनी होती है कुछ चीज़ें, जैसे कि एक आई करंट फ्लो कर रहा है रेजिस्टर आर के, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जिसका वी है, चार्ज क्यू है, ठीक है, टाइम टी है जिसके अंदर उसका वर्क डन जो है वो वी क्यू हो जाता है, ठीक है। और हम उससे पावर का इनपुट, पावर की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आती है हमारी P इक्वल्स टू V इंटू क्यू बाई टी, और वी कैन से V इंटू आई, ठीक है। मैं आपको एक सच सच बात बताऊं, बच्चों को इस टॉपिक से पता नहीं क्यों डर लगता है और इस फॉर्मूला से भी, बट इसमें कुछ डरने का है नहीं। इसमें बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से और क्या, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से और क्या क्या काम हो रहा है, ठीक है। और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। और वर्क डन जो होता है उसे हम एनर्जी के बराबर भी कहते हैं, ठीक है। सो वर्क डन इज़ ऑलवेज इक्वल टू योर एनर्जी, कि कितना काम हुआ है वो कितनी एनर्जी में हुआ है उसके बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी सप्लाई की गई है सर्किट को बाय द सोर्स, जो सोर्स है उसने
सर्किट को कितनी एनर्जी सप्लाई करी है टाइम टी के अंदर, उसे हम कहते हैं P इंटू टी। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन बाय टाइम, यानी कि वी क्यू बाई टी इक्वल्स टू वी आई, यही था। और यहीं पे अगर मुझे वर्क डन निकालना हो, यानी कि एनर्जी निकालनी हो, क्या निकालनी हो, एनर्जी निकालनी हो, क्योंकि वर्क डन को हम एनर्जी भी कह सकते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई इक्वल्स टू पी इंटू टी हो जाएगा। तो अगर आपको वर्क डन की वैल्यू निकालनी हो, पावर गिवन हो, टाइम गिवन हो, तो आपको क्या करना है, पी इंटू टी करना है। और यहीं पे अगर आपको गिवन होता है एनर्जी गिवन होती है, एनर्जी आपको निकालनी होती है सॉरी, और आपको पावर और टाइम गिवन होता है, तो आप अगेन पी इंटू टी करोगे। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिए, एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय सोर्स इन टाइम टी इज पी इंटू टी, दैट इज वी आई इंटू टी। अब क्योंकि हम इसे पी इंटू टी कह रहे हैं और पी को हम वी आई भी लिखते हैं, तो वी आई इंटू टी। ठीक है, द वॉट हैपन्स टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाई द सोर्स। अब ये जो एनर्जी है इसका होता क्या है, एनर्जी ठीक है प्रोड्यूस हो रही है, पावर हमें पता चल रही है, बट इसका होता क्या है, तो दिस एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द रजिस्टर एज हीट। तो जो भी रजिस्टर होता है, चाहे आपका फ़ैन हो जाए, ठीक है, चाहे आपकी ट्यूबलाइट हो जाए, आपका बल्ब हो जाए, तो वो डिसिपेटेड हो जाता है एज हीट के फॉर्म में जो है वो रिलीज होता है। दस फॉर अ स्टेडी करंट आई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी। तो जो करंट होता है, एक स्टेडी करंट जो होता है, अगर उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है टी टाइम के अंदर, तो वो होती है वी आई इंटू टी। वी आई इंटू टी क्यों बोला है, क्योंकि एनर्जी जितनी सप्लाई हो रही है उतनी जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा है, जितनी एनर्जी है वो एक्स्ट्रा तो नहीं है, बट जितनी एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो जो फॉर्मूला एनर्जी का होगा वही फॉर्मूला हीट का होगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा पी इंटू टी है ना। वर्क डन का फॉर्मूला भी पी इंटू टी होता है, एनर्जी का फॉर्मूला भी पी इंटू टी होगा, तो हीट का फॉर्मूला भी पी इंटू टी हो जाएगा। अब हमें पता है पावर इज़ वी क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी को हम वी आई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई इक्वल्स टू पी इंटू टी। तो यहाँ पे बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी आई बाई टी लिख सकते हैं। ऐसे हीट को हम क्या लिख सकते हैं, वी आई बाई टी लिख सकते हैं, राइट। तो यही आपको एनसीईआरटी में इधर मेंशन किया गया है, दैट इज़ योर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम टी इज एच इक्वल्स टू वी आई इंटू टी। और इसी से हमारा आगे का एक लॉ निकल जाता है, एक फॉर्मूला आता है बेसिकली। ठीक है, तो देखो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ। अब ये जो इक्वेशन है, क्या इक्वेशन थी हमारी, कलर इतने अच्छे क्यों नहीं है मुझे ये बताओ पहले तो। ये ट्राई करती हूँ। तो H इक्वल्स टू वी आई बाई टी है। ठीक है, अब ओम्स लॉ ने हमें क्या बताया था, V इक्वल्स टू आई आर, है ना। तो V की जगह हमने आई आर डाल दिया, तो आई आर इंटू आई इंटू टी। अब आई कॉमन है तो H इक्वल्स टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये जो आई स्क्वायर आर टी है इसे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, द लॉ इम्प्लाइज, लॉ क्या कहता है, देखो लॉ का इम्प्रेशन ये है, एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, तो लॉ क्या कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस की है, जो हीट प्रोड्यूस हुई है एक रजिस्टर के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, क्योंकि H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी तो सामने सामने लिखा हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो H इक्वल्स टू 1/i होता, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। एक रेजिस्टेंस के अंदर जो है जितना करंट फ्लो कर रहा होता है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के। उस करंट के अंदर जितना रेजिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जितने टाइम के अंदर वो रजिस्टर के अंदर फ्लो कर रहा है उस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो यही होता है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। ओके,
इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, कुछ हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, जब एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस को आप वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करते हो, इट इज़ यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट थ्रू इट बाय रिलेशन आई इक्वल्स टू वी बाय आर। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए जो वोल्ट मीटर जो हम लगाते हैं, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, तो हम सबसे पहले V इक्वल्स टू आई आर यानी कि I इक्वल्स टू वी बाय आर से चेक करते हैं कि हम इतना पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे तो मैक्सिमम इतना करंट जो है जाएगा उस अप्लायंस के अंदर, उस रजिस्टर के अंदर, और वो उसे झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाता है, करंट ज़्यादा फ्लो कर जाता है, तो उससे भी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, जो रजिस्टर्स है ना, वो एक तरह से आप अप्लायंस ही हैं आपकी, जो हमारी अप्लायंसेस होते हैं, जो बल्ब होते हैं, वही एक तरह से रजिस्टर्स हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, रेड से करेंगे, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ओम्स लॉ जब हमने अप्लाई किया तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू टाइम टी। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस में क्या होता है, कैलकुलेशंस करके करंट का तभी वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल हमें ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक आयन है, वो इतना एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट कंज्यूम करता है एनर्जी। ठीक है, तो हमें एनर्जी दे रखी है, एनर्जी यानी कि हम इसे हीट भी कह सकते हैं, हम इसे वर्क भी कह सकते हैं। ओके, 800 वॉट हमें दे रखा है, इज़ एट मैक्सिमम रेट, ये इसका मैक्सिमम हीट है। व्हेन हीटिंग इज़ एट मैक्सिमम, हीटिंग जब सबसे ज़्यादा होती है तब की एनर्जी है ये। एंड 360 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज़ मिनिमम, जब हीटिंग मैक्सिमम है तब इतना वॉट है, वोल्ट नहीं है ये, वट है, वॉट वॉट, ये वाला वॉट। ठीक है, पावर की ऐसा यूनिट वॉट वट होती है ना, वही है ये। ठीक है, देखो पावर भी तो बराबर होता है, समझे नहीं भाई। देखो यहाँ पे हमें एनर्जी जो है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे एनर्जी वो कह रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करते हैं जब रेट इतना होता है, मतलब यहाँ पे ये पावर बताई गई है, और जब मिनिमम एनर्जी कंज्यूम होती है जब इतना वॉट होता है। ठीक है, वॉट इज़ द हीटिंग एट मिनिमम, जब मिनिमम है तब हीटिंग कितनी होती है। ठीक है, नहीं सॉरी, द वोल्टेज इज 220 है। वॉट आर दी करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, अब ये दो केस दे रखे हैं, केस 1 मैक्सिमम, केस 2 मिनिमम। इनमें हमें करंट बताना है और रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, अब देखो पावर जो है उसे हम V इंटू आई लिखते हैं, 220 वोल्ट है तो वो तो सब में सेम रहेगा। पावर यहाँ पे 840 है। ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम रेट, फॉर मैक्सिमम रेट, तो 840 वॉट, V इज़ 220 वॉट इंटू आई, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 840 बाई 220, 0 से 0 कैंसिल, और इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.82 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ गया आपका करंट फॉर द फर्स्ट केस। अब हमारा करंट आ गया, अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब V इक्वल्स टू आई आर होता है, I पता है, R निकालना है, V पता है, तो R क्या हो जाएगा, V बाय आई। V कितना है 220, I कितना निकालना हमने 3.82 एम्पियर, है ना। तो कितना आ गया रेजिस्टेंस, 557.60 ओम। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस के अंदर जो फॉर मिनिमम रेट है। ठीक है, तो P इक्वल्स टू V इंटू क्या होता है I, राइट। तो V I हमें निकालना है, तो वो क्या हो गया, V बाय V। P कितना है 360, V कितना है 220, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 ये चला जाएगा, तो 1.64 एम्पियर इज दी करंट। ठीक है, फिर अगेन V इक्वल्स टू आई आर अप्लाई करेंगे, R जो है वो V बाय आई हो जाएगा, V इज़ 220, I इज़ 1.64, तो 134.15 ओम विल बी द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल सॉल्व। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, 100 जूल ऑफ हीट जो है 100 जूल प्रोड्यूस्ड हो रही है हर 1 सेकंड में। ठीक है,
100 जूल ऑफ हीट 1 सेकेंड में प्रोड्यूस हो रही है एक रेजिस्टेंस 4 ओम का जो है उसके अंदर, तो पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। तब देखो, हीट दे रखी है 100 जूल, रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम, टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। निकालना क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वी निकालना है। अब हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिनका तीनों के बीच में रिलेशनशिप हो, राइट। तो जैसा कि हमने देखा था कि हीट इक्वल्स टू I² RT होता है। R भी है मेरे पास, H भी है मेरे पास, T भी है मेरे पास, और I तो मुझे निकालना ही है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? I² की H डिवाइड बाई R इंटू टी, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। तो I की वैल्यू क्या आई? रूट H बाई RT। अब हमारा H कितना है? H कितना है? H इज़ 100, तो रूट 100 बाई R इंटू टी, यानी कि 4 इंटू 1। तो आपको तो पता ही है 100 बाई 4 है ये। अब 100 जो है वो कितना होता है? 10 जो होता है उसका स्क्वायर होता है 100, तो रूट हटाओगे तो 10 बाई 2, तो क्या आंसर आएगा? 5 एम्पियर। सो योर करंट इज़ 5 एम्पियर। बहुत ईजी कैलकुलेशन थी ये तो, ठीक है। फिर आपसे क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो अब आपके पास करंट आ गया, तो आप V इक्वल्स टू IR से बहुत आराम से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दोगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 5 एम्पियर इंटू 4, यानी कि 20 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद आपके टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। एक इलेक्ट्रिक हीटर है। वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट लो वाइल हीटिंग दी एलिमेंट डस? क्योंकि वो अगर आप सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हुआ है आपने, तो इसको अलग करंट चाहिए, इसको अलग करंट चाहिए, इसलिए नहीं हो रहा। कंप्यूट द हीट जनरेटेड बताओ जब इतना चार्ज है 1 घंटे के अंदर और पोटेंशियल डिफरेंस है। आप निकाल सकते हो, आपको हीट का फॉर्मूला पता है ना, आपके पास आपको क्यू गिवन है, तो आप उससे पावर भी निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक आयन जो है उसका रेजिस्टेंस इतना है, करंट इतना है, कैलकुलेट हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स। तो आर पता है, आई पता है, तो टाइम भी पता है ना, तो आराम से हीट का फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद हमारे पास आती है कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो है उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आती है, मतलब कि हम डेली लाइफ में इस इफेक्ट को देखते हैं, तो वो कहाँ कहाँ लगता है। द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज इनविटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो ये प्रोसेस है ये बहुत एक इनएविटेबल एक कॉन्सिक्वेंस है इलेक्ट्रिक करंट का। बहुत सारे केसेस में जो अनडिज़ायरेबल है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल, ऐसे बहुत केसेस है जहाँ पे ये अनडिज़ायरेबल होता है, एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिक इनटू हीट। जो यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी जो यूज़ हो सकती थी उसको हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। द अनअवॉइडिंग हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपाउंड एंड ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। अब अनअवॉइडेबल हीटिंग मतलब ये हीटिंग जो हो रही है इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लो, है ना। तो ये जो टेम्परेचर होता है इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है कंपोनेंट्स की, एक पर्टिकुलर डिवाइस की, वो ऑल्टर भी हो जाती है कभी कभी। जैसे कि हीटिंग इफेक्ट जो होता है उसके बहुत यूज़फुल एप्लीकेशंस भी होते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो है, कुछ है चीज़ें कि प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज हो जाता है, बट उसके यूज़फुल एप्लीकेशंस भी होते हैं। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन होती है, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक अवन होता है, केटल होती है, हीटर होता है, ये कुछ फेमिलियर डिवाइस है जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर ही बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि इन सब में हम क्या कर रहे हैं? हम हीट का ही तो यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर है, हीट नहीं होगा तो आपका टोस्ट कैसे बन जाएगा, है ना। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है उसे लाइट प्रोड्यूस करने में भी यूज़ किया जाता है एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो फिलामेंट है रिटेन एज मच of heat generated as is possible as it gets very hot and emits light। देखो क्या होता है ना कि कुछ कभी कभार क्या होता है, इस हीट को हम यूज़ कर देते हैं लाइट जलाने के लिए भी। कैसे कर देते हैं? तो हीट जो जनरेट की जाती है जितनी पॉसिबल है उतनी जो है फिलामेंट जो होता है, एक बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, बल्ब के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से एक कंपोनेंट होता है फिलामेंट, और वो जल जाता है तो पूरा बल्ब जल जाता है, ठीक है। मतलब एक तरह से बल्ब जलना मतलब फिलामेंट का जलना, ठीक है, उसका ग्लो करना। जलना मतलब ये नहीं उसमें आग लग गई, जलना मतलब ग्लो करना। तो जब वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है तो वो लाइट एमिट करने लग जाता है, एंड इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। और वो ऐसा स्ट्रॉन्ग मेटल का बना होना चाहिए कि वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट ना करे और हीट जो है उसको रिटेन करके रखे। उसको जब हीट मिल जाए उतनी ज़्यादा तो वो गर्म हो जाए और लाइट एमिट करने लग जाए और मेल्ट ना करे।
ऐसा एक स्ट्रॉन्ग मेटल जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो है हमारा टंगस्टन। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि इससे सवाल आता है जब मैंने ऊपर आपको रेजिस्टर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ टंगस्टन इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कितना सारे स्टार्स बना के सारा गंदा कर दिया मैंने, इट्स गुड। तो इसलिए देख लो इतना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये टंगस्टन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए इसको बल्ब की फिलामेंट बनाने में भी हम यूज़ करते हैं। जो फिलामेंट है वो थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट। तो जो फिलामेंट होता है उसको आइसोलेट किया जाता है इस तरीके से ताकि जो बल्ब है वो मतलब फिलामेंट जो है वो टूट ना जाए। बल्ब्स को केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन आर्गन इन सब में भी रखा जाता है ताकि फिलामेंट की जो लाइफ है वो लॉन्ग रहे, फिलामेंट जो है जल्दी से जल के टूट ना जाए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। जो भी पावर जो है फिलामेंट कंज्यूम करता है वो हीट के फॉर्म में ही दिखती है, बट स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ रेडिएटेड। और इसका छोटा सा हिस्सा क्या होता है कि लाइट जो है वो रेडिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमने पढ़ा है उसमें पहले हम इम्पॉर्टेंट कुछ अंडरलाइन कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है इम्पॉर्टेंट टंगस्टन वाला कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है हीटिंग जो है प्रोड्यूस करते हैं हम लाइट जलाने के लिए भी, बहुत गर्म हो जाता है, मेल्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसा हमारे पास टंगस्टन है, ठीक है। बस इसमें और कुछ नहीं है। एक और एप्लीकेशन जो है हमारी कॉमन एप्लीकेशन होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की, वो होता है फ्यूज़। अब ये फ्यूज़ क्या है, बहुत बार आपने सुना होगा फ्यूज़ उड़ गया, तो ये क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ये इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट को और अप्लायंस को बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूलिंग हाई इलेक्ट्रिक करंट। जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा जनरेट हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ हो जाती है, दिक्कत आ जाती है सर्किट के अंदर कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो बढ़ जाता है, तो उस केस में अगर हमने फ्यूज़ लगा रखा होता है तो फ्यूज़ की जो वायर होती है, फ्यूज़ जो है वो टूट जाता है, जिससे सर्किट ब्रेक हो जाता है। देखो, द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़ विद द डिवाइस। जो डिवाइस होता है उसके साथ हम फ्यूज़ को किस में लगाते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं। और हमें पता है कि सीरीज़ में अगर दिवाली लाइट जैसे लगी हुई है और इसका ये जो एक बल्ब है ये अगर जलना बंद हो जाता है तो आगे भी करंट नहीं जाता है और आगे की लाइट्स भी अपने आप ही बंद हो जाती है। तो जब फ्यूज़ मेल्ट करता है तो हमारी जो अप्लायंस है वो उसके अंदर करंट नहीं पहुंचता है और वो काम करना बंद कर देती है। और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि हमारे फ़ायदे के लिए है। जब ओवरफ्लो होता है करंट का तभी फ्यूज़ मेल्ट करता है, वरना उसे शॉक नहीं चढ़ा मेल्ट होने का, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ अ पीस ऑफ वायर। ये एक पीस से बना होता है, वायर की पीस से बना होता है, जो कि या तो एक मेटल की होती है या फिर एक अलॉय का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट एक अप्रोप्रिएट होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा। अगर करंट ज़्यादा होता है स्पेसिफाइड वैल्यू से, जैसे कि हमने ऊपर अभी देखा था, यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ लिखी हुई थी कि करंट का फ्लो जो है उसको कैलकुलेट करके ही वोल्टेज सोर्स लगाया जाता है। अगर करंट का फ्लो बढ़ जाता है किसी भी दिक्कत की वजह से, तो उस केस में क्या होता है, अप्लायंस जो है उस करंट को सहन नहीं कर पाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, घर में आग लग सकती है, बहुत चीज़ें हो सकती है। इसलिए उसके बचाव के लिए क्या होता है, हम उस अप्लायंस के अंदर एक फ्यूज़ लगा देते हैं और उस फ्यूज़ को हम सीरीज़ में लगाते हैं और उस अप्लायंस से पहले लगाते हैं ताकि करंट का ओवरफ्लो हो तो वो अप्लायंस तक ना पहुँचे, वो फ्यूज़ तक पहुँचे, फ्यूज़ मेल्ट हो जाए और करंट आगे अप्लायंस तक ना पहुँचे। जो रजिस्टर है वहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया आपका, ठीक है। तो डिवाइस बंद हो जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और फ्यूज़ की वायर जो है वो मतलब उड़ जाएगा, वो वायर जो है मेल्ट कर जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ओवरफ्लो हुआ था करंट का, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज। फ्यूज़ की वायर का टेम्परेचर बढ़ जाता है जब एक स्पेसिफिक फ्लो से ज़्यादा करंट की वैल्यू आ जाती है। इससे क्या होता है, दिस मेल्ट द फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ की वायर जो वो मेल्ट हो जाती है और सर्किट टूट जाता है। फ्यूज़ की वायर जो है इज़ यूजुअली एनकेस्ड इन अ कार्ट्रिज ऑफ पोर्सिलीन और सिमिलर मटेरियल विद द मेटल एंड्स। जो मेटल के एंड्स में जो मटेरियल लगा होता है यूजुअली जो है उसी की बनाया जाता है फ्यूज़ को, ठीक है। फ्यूज़ आर यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, रेटेड एज 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो ये अलग अलग तरीके के करंट सप्लाई को झेलने वाले फ्यूज़ होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 एम्पियर का है तो मतलब वो 10 एम्पियर तक का करंट जो है वो आगे सप्लाई करेगा। अगर 11 एम्पियर आया तो वो मेल्ट हो जाएगा। फॉर एन इलेक्ट्रिक आयन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। कोई एक ऐसी इलेक्ट्रिक आयन है जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर जो है वो लेती है, जब उसे 220 पे हम ऑपरेट करेंगे तो उसका जो करंट है वो आना चाहिए इतना। अब ये क्या कह रहे होगे कि मैम ये क्या हो गया, देखो
जो हमारी पावर है, अगर वो 1 किलो वाट है, मतलब वाट में कितनी होगी, किलोवाट है, तो 1000 वाट हो गई पावर, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 है। अब P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है, तो I कितना हुआ, P/V। तो जब आप वैल्यूज डालोगे तो करंट आ जाएगा 4.54 एम्पियर करंट विल फ्लो। तो देखो, जब आपने देख लिया कि एक इलेक्ट्रिक वो है, एक इलेक्ट्रिक आयन है, ठीक है, उसको इतनी पावर चाहिए, इससे ज़्यादा पावर उसे नहीं चाहिए, और आपके पास वोल्टेज इतनी है, तो मतलब जो करंट है वो इतना एम्पियर होना चाहिए। अगर 5 एम्पियर हो जाता है तो फ्यूज़ का यूज़ होना चाहिए, और अगर फ्यूज़ का यूज़ तो देखो होता ही है, तो 5 एम्पियर अगर आपका करंट जाता है तो जो वायर है, जो फ्यूज़ है, वो मेल्ट हो जाती है और आगे करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है। ये देखो, ये आपकी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये आपकी आयन हो गई, इसे आप रजिस्टर कह लो। इससे पहले यहाँ पे फ्यूज़ लगा दिया जाता है, ठीक है, फ्यूज़ लगा दिया जाता है, और फिर ये ऐसे होता है। अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ करंट होता है तो फ्यूज़ टूट जाता है, फ्यूज़ टूट गया, गायब हो गया, तो ये इनकम्प्लीट हो गया सर्किट। तो इससे आपकी अप्लायंस को कोई डैमेज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इंपॉर्टेंट चीज़ें अंडरलाइन कर लेते हैं। दैट इज़, ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है ना, ये एग्जाम्पल वैसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला नहीं, ये हो गया। अनदर वाला क्या था, फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज। पहले तुम ये कर लो भाई, अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा। फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स इट, मतलब ये हो ही नहीं रहा बेटा, ये कर लेना तुम, अंडरलाइन नहीं हो रहा, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अब हो रहा है, अब हो रहा है, अब हो रहा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, इफ़ इट इज़ लार्जर तो फ्यूज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और ये मेल्ट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कि अगर तुम आकर में पूछ लें और उसमें पूछे एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ऐसा कुछ करके डाल दें, तो तुम्हें पता होना चाहिए कुछ तो, ठीक है। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर पे, जो कि हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पावर जो है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो पावर होता है, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, और इसी को हम रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर इक्वेशन में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो डिसिपेटेड होती है या फिर कंज्यूम होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और इसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं, ठीक है। कि कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम होती है एक, या फिर कंज्यूम होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल्स टू वी इंटू आई होता है, ठीक है। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आर पी होता है। अब बोलोगे आई स्क्वायर बाय आर कैसे आ गया, है ना, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, V की जगह आई आर डाल दो, तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आर आ गया, है ना। ये आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म्स में निकालना, तो आप क्या करोगे, V इक्वल्स टू आई आर में I की वैल्यू R बाई वी कर दोगे, R बाई वी होगी, V बाय आर होगी, I की वैल्यू क्या होगी, V बाय आर होगी, और इस I की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है, V स्क्वायर बाय आर। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, अच्छा है, मतलब अच्छा है, क्या कह रही हूँ मैं भी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इज इलेक्ट्रिक पावर, पावर इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए पावर के। देखो, अल्टीमेटली आपको कुछ रिलेशन जो भी होते हैं वो याद होने चाहिए, फार्मूला से प्ले करना तो आपको आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर की वाट होती है, और ये आपको पता ही है। द पावर कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस कैरीज 1 एम्पियर। अगर कोई एक ऐसा डिवाइस है जो 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, उसकी वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो पावर कितनी होगी, तो हमें पता है जैसे कि पावर जो है वो V इंटू आई होती है ना। तो अगर 1 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और 1 एम्पियर जो है वो करंट है, तो 1 वोल्ट जो 1 वट जो होती है वो हो जाती है आपकी पावर। तो आपसे यहाँ पे 1 वट अगर डिफाइन करने को आएगा तो आपको ये आना चाहिए। इस चैप्टर में आपने बहुत बार देखा होगा कि आप कभी 1 एम्पियर डिफाइन कर रहे हो, कभी 1 वोल्ट कर रहे हो, है ना, अब 1 वट कर रहे हो, तो आपको आने चाहिए वो सारे, ठीक है। तो
कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस कैरीज इतना, ऑपरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। और जो वट यूनिट होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। देखो वट यूनिट जो है वो मतलब वैसे छोटी नहीं है, पर वैसे छोटी है। मतलब कहोगे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहती हूँ कि जो वॉट यूनिट होती है वो हमारी प्रैक्टिकल, हमारी रोज़ की एक्चुअल लाइफ में जो है वो बहुत छोटी है कंपैरिजन में, तो इसलिए हम किलोवाट का यूज़ करते हैं, और जो कि 1000 वाट के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि प्रोडक्ट होता है पावर और टाइम का, उसकी जो यूनिट होती है वो वट आर होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट होता है पावर इनटू टाइम का। पावर की यूनिट क्या होती है, वट। टाइम की यूनिट क्या है इसमें, आर। क्यों आर, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, जब हम बिजली का बिल निकालते हैं तो बहुत सारी अप्लायंस होती है, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, इन सारी चीज़ों का हम उसमें चेक करते हैं कि किसकी कितनी यूनिट है। आपने ये चीज़ सुनी होगी, है ना। तो हम यहाँ पे किसने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, किस अप्लायंस ने कितनी देर में, उस बेसिस पे करके इलेक्ट्रिक करंट निकाला जाता है ना। तो जो किलोवाट है वो जो वट है वो उस सेंस में हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत छोटी यूनिट हो जाती है, इसलिए हम किलोवाट का यूज़ करते हैं, जो कि 1000 वाट के बराबर होता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो कि पावर और टाइम का सम होता है, वो वट आर होता है, ठीक है। 1 वट आर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड। 1 वट आर जो है, अब देखो फिर से 1 आ गया, इंपॉर्टेंट है ये 1 वाला, ये वाले सारे 1 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, बता दूँ मैं आपको, ठीक है। तो 1 वट पावर जो है वो क्या है, 1 वट आर जो है वो क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वट पावर यूज्ड इन 1 आवर। तो 1 वट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जो होती है वो क्या होता है, प्रोडक्ट इनटू टाइम का सम होता है, यानी कि वट आर होता है। तो 1 वट आर क्या होता है, एनर्जी जो कंज्यूम हो करता है 1 वट ऑफ पावर, और यूज़ होती है 1 आवर के लिए। देखो एनर्जी जितनी कंज्यूम की जाती है जब 1 वॉट पावर यूज़ होती है 1 घंटे के अंदर। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो किलोवाट आवर होती है। जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है, और इसे हम कहते हैं यूनिट। तो अगर आपके घर में कभी रीडिंग वाले भैया आते हैं, मीटर की रीडिंग लेने के लिए आते हैं, और वो कहते हैं कि आपकी इतनी यूनिट हो गई है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इतनी किलोवाट आवर हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वॉट यूनिट बहुत छोटी है, लार्जर यूनिट किलोवाट होती है जो 1000 वाट के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोडक्ट होता है पावर और टाइम का, ठीक है। देयरफॉर जो वट है, वट आर जो है, सुन लो ध्यान से, वट आर जो है वो ये होता है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट जो है वो इतनी होती है, और इसे कॉमनली हम यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो 1 किलोवाट आर का रिलेशनशिप आपको कैसे निकालना है। 1 किलोवाट आर, अब 1 किलोवाट आर है तो 1 किलोवाट आर को पहले तो आपको उसमें हमें जूल में इसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब जूल जो होता है ना वो होता है आपका वॉट पर सेकेंड। जूल क्या होता है, वॉट पर सेकेंड होता है। तो पहले तो किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करोगे, और आर को किस में कन्वर्ट करोगे, सेकेंड में करोगे। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, और 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में एक तो 1000 वाट होंगे और 3600 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। 3600 सेकेंड होंगे, ये बहुत गंदा हो गया है। तो इसे 3.6 ले लो, 1 2 3 4 5 6 0 हो गए आपके। तो 3 × 10⁻6 जूल आपका आंसर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला आपको आता है डिराइव करना कैसे निकालते हैं, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, नो 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 यार, इतनी मेहनत से अंडरलाइन कर रही हूँ, तुम हटा रहे हो उसे। अब ये गंदा हो जाएगा, हटाओ, पूरा हटाओ। कलरिंग और मेरा मोह हो जाएगा अगर ये हटा तो। नहीं हटा, बच गई मैं। अब देखो
तो एग्जाम्पल 12.2 है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसे 220 वोल्ट जनरेटर में कनेक्ट किया गया है, करंट इतना है, पावर बताओ। V इंटू वाई होता है 220 वोल्ट, करंट कितना है 0.50 एम्पियर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 110 जूल पर सेकेंड, यानी कि 110 वाट। ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर 400 वाट है। ठीक है, 8 घंटे चलता है एक दिन में। अगर इसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी बताओ, अगर 30 दिन के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और 3 रुपये 1 किलोवाट आवर का आपकी वो है, क्या कहते हैं, प्राइस है ना। तो अब देखो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम की गई है, हमें वो निकालना है ना। तो हमें पता है टोटल एनर्जी जो कंज्यूम की गई है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो P इंटू टी के बराबर होती है ना, जैसे कि हमने देखा ऊपर देखा। और पावर कितना है, पावर है 400 वाट। ठीक है, टाइम कितना है 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे वो एक दिन में चल रहा है। तो 30 दिन में कितना चलेगा 8 इंटू 30, क्योंकि हमें 30 डेज़ का निकालना है। ठीक है, इससे हमारी क्या आ जाएगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कैलकुलेट करोगे तो 96,000 वाट आर आएगी। अब वाट आर आएगी, आपको किलो वाट आर में चाहिए है ना, तो इसको इंटू 1000 करोगे। नहीं, इंटू 1000 क्यों करोगे, वट से थोड़ा ना, वट से उसमें मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हो ना, तो डिवाइड करोगे 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 96 किलो वाट आर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितनी आपकी आई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी आई है वो आई है 96 किलो वाट आर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है 1 किलो वाट आर 3 रुपये का है, तो 96 किलो वाट आर की कॉस्ट कितनी होगी 96 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया आपका 288। तो 288 रुपीज़ का आएगा आपका फ्रिज का बिल। ओके, उसके बाद आते हैं आपके इंडेक्स क्वेश्चन। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। ऐसी कौन सी चीज़ है जो रेट बताती है जब एनर्जी करंट में डिलीवर होती है, कौन है, पावर होता है ना। फिर इलेक्ट्रिक मोटर का इतना इतना है, पावर बता दो, तो जैसे हमने रेफ्रिजरेटर किया है वैसे ही हो जाएगा। ये आपने क्या क्या लर्न किया है उसकी छोटी सी समरी है। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई डाउट आता है, इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। मतलब आपने बहुत कुछ इस चैप्टर से सीखा होगा कि कैसे आपको यूनिट होती है, कैसे क्या क्या होता है। थोड़ा आपको इलेक्ट्रिसिटी से ये लास्ट वाले टॉपिक में ना अब आपको लग रहा होगा कि वाह यार हमारे घर में ये होता है जब बिजली का बिल आता है। तो आप चाहो तो अपने घर की यूनिट से अपने बिजली का बिल जो रेट चल रहा है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।